Hello everyone, this is Shivam Sharma from GSM. Today we are taking interview of GATE Civil Engineering Department ranker Mayank Chaturvedi. He got an EIR of 409 in GATE 2020. So let us welcome him. Hello sir, how are you? I'm pretty fine. And you? Fine. Sir, so first of all, how you came across GATE? गेट के बारे में आपको कैसे पता चला और कैसे मतलब रिसर्च की आपने कि मेरे को गेट देना चाहिए? गेट के बारे में मेरा पता चलना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो हम बिलीव नहीं होगा कि है ना कैसे मुझे पता चला। हमारा 4th सेम का मिड सेम टाइप कुछ हुआ था कॉलेज में, और यांत्रिकी जो कोचिंग है वो पहले मैकेनिकल वालों को सिर्फ पढ़ाती थी, तो और उस टाइम उन्होंने सिर्फ लॉन्च किया था कि सिविल वालों को एक नया बैच शुरू किया जाए। तो क्या हुआ, उन लोगों का टेक्स्ट मैसेज आता है, सब लोगों को हम लोग मिड सेम दे के बाहर खड़े हुए थे, सबको एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है। फिर हम ऊपर का तो देखते नहीं कि ना गेट का सेमिनार होने वाला है या ईएससी का कुछ सेमिनार होने वाला है, उसके नीचे लिखा था रिफ्रेशमेंट मिलेगा वो भी सुरुचि होटल में, MITS के पास में। तो है ना, हमने बस ये देखा कि सुरुचि होटल में रिफ्रेशमेंट मिलने वाला, बढ़िया चलते हैं, फ्री का खाना मिलेगा। हम चले जाते हैं और वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं वैसे कुछ इतना ध्यान नहीं दिया, बस वो उधर छोले भटूरे रखे थे वो दिख रहे थे हम लोगों को। मैंने और लोगों को फ़ोटो सेंड करके ग्रुप पे और लोगों को भी बुला लिया था। तो फिर क्या हुआ, वो जो रितेश सर थे जिन्होंने जो एंटरप्रेन्योर है, मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया था सिविल इंजीनियरिंग का, उन्होंने अपनी कोचिंग को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था, इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया था कि है ना वो दिखा रहे थे कि उन्हीं की कोचिंग सबसे बेस्ट है। तो उस टाइम पे उन्होंने प्रोडक्ट को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया, तो हमें थोड़ा लगा कि तो है ना उन्होंने अपनी कोचिंग को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया था। तो हमने सोचा था कि ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, आगे देखेंगे क्या होगा। फिर आगे जाके जैसे जैसे कोचिंग करी, फिर पता चला अच्छा गेट इतना अच्छा एग्ज़ाम होता है, उससे ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये वो मुझे पता चला, ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि हाँ गेट करना, कुछ पता नहीं था उस बारे में, बस रैंडमली गए और चले गए और फिर करने लगे तैयार। मतलब कोच जनरली वही आइडिया था कि जो बच्चे हैं साथ वाले वो कर रहे हैं तो गेट हमें भी देना चाहिए, और कोचिंग अच्छी थी। तो कोचिंग का नाम क्या होता है सर आपने? कोचिंग जो है वो यांत्रिकी थी, पहले मैकेनिकल वालों को पढ़ाती थी, फिर उन्होंने स्टार्ट किया सिविल वालों को पढ़ाना। हाँ, फैकल्टी अच्छी बुलाई थी, IAS वगैरह कुछ बुलाए थे, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर फिर बाद में चलती रही। साथ में दूसरे एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें कॉम्पिटिटिव, तो वो आपने कैसे मैनेज किया था? दूसरे एग्ज़ाम यानी कॉलेज एग्ज़ाम या फिर और कोई एग्ज़ाम? जैसे भी, मतलब जैसे गेट हुआ और भी एग्जाम्स होते हैं। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अलॉन्ग विद द कॉलेज एग्ज़ाम ना। तो हाँ। इसके लिए क्या है, जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर में हो ना तुम, तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कोचिंग चलती 3 घंटे की, उस टाइम पढ़ो, बाकी घर पे आके उसको बस थोड़ा सा रिवाइज कर लो, और फिर उसके बाद बस और चिल मारते रहे, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पर जैसे ही तुम्हारे एग्ज़ाम आएंगे ना, तो हमारे में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी कोचिंग में, क्या ना कोचिंग वाले ऑफ कर देते थे, मिड सेम या फिर एंड सेम आते थे तो कोचिंग वाले क्लासेस ऑफ कर देते, तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती थी। फिर भी अगर कोचिंग क्लासेस चलें तो बस क्लासेस लेते रहो, मिड सेम तो इतना हाई होता नहीं है, एंड सेम आएंगे तब तुम्हारी कोचिंग बंद हो जाएगी शायद। फिर क्या होगा, जैसे एग्ज़ाम तुम्हारे ओवर होंगे ना, तुम्हें ब्रेक मिलेगा, तो जो भी तुमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा, जितनी भी क्लासेस लगी हैं उसको एक बार कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, और पूरे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन लगा लो। तो है ना, ऐसा भी नहीं होगा तुमने कुछ छोड़ भी रखा होगा ना, तो उसको आप छुट्टियों में कवर अप कर सकोगे। तो इस तरह प्रिपरेशन कर सकते हो एग्ज़ाम के साथ। और फाइनल ईयर में जैसे आओगे तब तो कॉलेज के एग्ज़ाम तुम खुद ही देखोगे कि इतने मायने नहीं रखेंगे, तुम ऐसे ही चले जाओगे, इतना सबको पहले ही पढ़ चुके होगे कि हाँ इतना तो पेपर हम दे ही आएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, पेपर लिखाओगे, बाकी अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देते रहोगे। हाँ, और कॉलेज मतलब जनरली उनकी जो स्टडीज़ होती है कॉलेज वालों की, और जो गेट एग्ज़ाम की, वो मतलब वो नहीं होती, कम्प्लीमेंट्री नहीं होती कि जो गेट में पूछा जा रहा है और जो सिविल उसमें पूछा जा रहा है। बिल्कुल गेट में वही सेमेस्टर। हाँ बिल्कुल, गेट में वही पूछा जाएगा जो तुमने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा है और कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है। अपने कॉलेज एग्ज़ाम में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे CPM वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अपने कॉलेज में, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे आते हैं, स्टील वगैरह बहुत ऐसे लेंदी से सब्जेक्ट आते हैं, हालांकि ये उसमें भी पूछा जाता है गेट में, पर कम। तो कॉलेज एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा ही पूछा जाता है। और अगर तुम कॉलेज के साथ जैसे बुक्स वगैरह पढ़ते हो ना,
तो वो तुम्हें आगे जाके फ़ायदा देंगे। भले ही तुम गेट के लिए प्रिपेयर करोगे तब बुक्स के लिए कोई ज़्यादा रेफ़र नहीं करेगा, नोट्स या फिर तुम्हारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह यही सब प्रेफर करेंगे। पर अगर कॉलेज में हो, कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, तो जो चीज़ कॉलेज में चल रही है वही कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलो उसी टाइम पर। भले ही और टाइम तुम चिल मारते हो, ये नहीं कि ना भयंकर ही पढ़े जा रहे हो, चिल मारते रहो, सब करते रहो, पर पढ़ाई जब करो तो उस टाइम पे उस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखो, बाकी तो सब अपने आप हो जाए। और जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह रहती है जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और जो कॉलेज में नोट्स रहते हैं, उनमें मतलब क्या इंपॉर्टेंट रहता है? कोचिंग के नोट्स की, कॉलेज के नोट्स की, टेस्ट सीरीज़ क्या इंपॉर्टेंट रहती है मेन एग्ज़ाम के? कॉलेज के नोट्स से ऐसा है कि कुछ ही लोग बनाते होंगे, कई लोग तो 4 साल सिर्फ एक ही रजिस्टर में निकाल देते हैं। हाँ। तो कोई ऐसे सिंसियर होके कॉलेज के नोट्स तो नहीं बनाता, पर अगर तुम बना रहे हो तो ईएससी में काम आ जाएंगे वो आगे जाके, अगर तुम अच्छे से बना रहे हो। कुछ सीनियर फैकल्टी के नोट्स अच्छे से बना रहे हो तो ईएससी में गेट के लिए नोट्स बनाओगे ना, तो वो नोट्स बहुत ज़रूरी है। गेट के लिए अगर है ना आप कोचिंग से प्रिपेयर करते हो तो तुम्हें वहीं से नोट्स में, मतलब तुम वहाँ पर जाओगे कोचिंग तो नोट्स बन ही जाएंगे। और उसके अलावा उस नोट्स का भी तुम एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट टाइप्स खुद से बनाओगे जब भी फ्री हो। जैसे ना कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके बाद तुम जब सब्जेक्ट रिवाइज़ करने जा रहे हो तो उस टाइम पे शॉर्ट नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे पता नहीं चलता कि इतना जल्दी टाइम आ गया, नवंबर आ गया और हमने शॉर्ट नोट नहीं बनाए। तो एक वो हो गए तुम्हारे मेन नोट्स कोचिंग वाले। उसके बाद जो हो गए तुम्हारे मैक्रो नोट्स जो भी तुमने बनाए, जब वो तब बनाए थे जब तुम कॉलेज मतलब छुट्टियों में प्रिपेयर कर रहे थे। और उसके बाद भी एक नोट एक्स्ट्रा होते हैं जो तुम चाहो तो बना सकते हो, जैसे एग्ज़ाम फोकस नोट्स। तो उसमें क्या रहेगा, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जो जहाँ से ग्रेड सबसे ज़्यादा पूछता है, उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू आप अपने छोटे से नोट्स में बना सकते हो। उसमें सिर्फ वही मेन फोकस होगा, उसको आप सिर्फ जाके एग्ज़ाम से पहले जाके उसको देख सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आप रिवीजन करने के लिए उसको ले सकते हो। और वैसे भी जो शॉर्ट नोट्स होते हैं लास्ट टाइम पे वही काम आता है एग्ज़ाम में। बिल्कुल। अगर मेरी स्टोरी सुनाऊँ क्या? हाँ, आप बताओ एक बार। हाँ, जैसे ना मेरे टाइम पे क्या हुआ था, करीब नवंबर में हमारे एग्ज़ाम, अक्टूबर नवंबर में हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे और तब तक मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। और नवंबर का सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। एक मिनट, हेलो। हाँ, नवंबर में जैसे एग्ज़ाम हुए थे ना, तो नवंबर स्टार्ट हो चुका था और है ना एग्ज़ाम के शुरुआत में ही हमने सोच रहे थे यार एग्ज़ाम आने वाले हैं, और नवंबर आ गया, शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं, कुछ नहीं। तो उस टाइम पर तो ऐसे ले लिया कि ना एग्ज़ाम में चले गए। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुए, अब पता चला कि ना टाइम ही नहीं बचा है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। तो उस टाइम पे क्या किया था, मेरे दिमाग में नहीं था कि शॉर्ट नोट बनाने में, मैं मेन नोट से पढ़ रहा था, पर है ना बीच में से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। तो मैंने क्या किया, वो स्टिकी नोट्स आते हैं ना, स्टिकी नोट पैड, उसको लिया था। और जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं, जैसे हाईवे हुआ, तो उसके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक फॉर्मूले पे एक टॉपिक ख़त्म हो रहा है, तो मैंने बस वो टॉपिक वो फार्मूला नोट कर लिया था और अपने बेड के पास में से चिपका लिया था। तो ऐसे करते करते 1 महीने में इतनी सारी चीज़ें होंगी, वो मेरे शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स मान सकते हो तुम उसको, माइक्रो नोट्स ही बन चुके थे। तो वो मैंने एकदम बेड के आसपास एक सेक्शन ऐसे बना लिया, ये आईवी का सेक्शन है, ये अपना आरसीसी का सेक्शन है, ऐसे करके सेक्शन बना लिए थे। और वो रोज़ रात को देख लिया एक बार तो याद रहते थे। पर उनमें भी एक चीज़ थोड़ा देखनी पड़ेगी, टेस्ट के टाइम पर मुझे वो पता चला। जैसे टेस्ट दे रहे थे ना, मुझे फॉर्मूला याद है और मुझे सारे टर्म याद है, पर मुझे ये नहीं पता है उन फॉर्मूला में जो टर्म है उसका मतलब क्या है या फिर उनका यूनिट क्या है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये टेस्ट दे के आपको पता चलेगी। तो अच्छा, हाँ, तो है ना ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखता है। अगर शॉर्ट नोट नहीं बनाया, वैसे तो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगा था कि ना शॉर्ट नोट नहीं मेरे पास कैसे होगा, तो शॉर्ट नोट बनाना थोड़ा ज़रूरी है। जब आप ये कब कर सकते हो, लास्ट टाइम पे होगा ना, ये आप तभी करोगे जब छुट्टियाँ पेपर हुए हैं, जैसे 6th सेम या 4th सेम या 5th सेम के एग्ज़ाम हुए हैं। तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है फिर उसके प्रीवियस ईयर एक बार लगा दिए, उसके साथ में शॉर्ट नोट बना लो। भले ही वो ज़्यादा टाइम ले रहा हो, तो मैं लगेगा ये सब्जेक्ट इतना टाइम ले रहा है, इतना टाइम का है नहीं है, पर वो शॉर्ट नोट आपके आगे ज़रूर काम आएंगे। ठीक है सर। और सर जो फाइनल मतलब पेपर होता है, उसमें क्या मतलब करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब डूज और डोंट्स होते हैं ना कि पेपर में, जैसे जेई का पेपर दिया था तो उसमें होता था कि एक क्वेश्चन 3 मिनट में ही करना है। तो ऐसे क्या गेट में क्या स्ट्रेटेजी होती है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पेपर देते टाइम? ये कई सारी स्ट्रेटेजी हमने बनाते हैं जब है ना अपन टेस्ट सीरीज देते हैं।
पहला टेस्ट मुझे अभी भी याद है, बिल्कुल कोई स्ट्रेटजी के बिना दिया था, पर है ना सब कुछ पढ़ के दिया था। हालांकि वो टेस्ट दिया था तो मुझे पता चला यार कितना कुछ नहीं आता। पहले टेस्ट में मेरे 28 मार्क्स आए थे 100 में से, तो एकदम हिल गया था। फिर है ना बहुत डिमोटिवेट हो गया था उस टाइम। मुझे बाद में सुना होगा। टेस्ट सीरीज का कोई क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट ईयर का क्या? टेस्ट सीरीज का कोई क्वेश्चन है क्या? उसके साथ स्टोरी को सुना हुआ है। नहीं, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन नहीं है। आप बताओ। ठीक है, पर आप स्टोरी बताओ। हाँ। तो टेस्ट सीरीज में क्या हुआ था, पहला मैंने टेस्ट दिया था, 28 मार्क्स आए थे हमारे क्लास में। सर ने कह दिया था किसी के 20 से ऊपर मार्क नहीं आएंगे, पर फिर भी ऐसा लगता था ना कि मैथ्स पढ़ लिया 15 नंबर का, एप्टीट्यूड आते ही बना देंगे 15 नंबर, 30 नंबर तो यही होगा, इसमें से 25 ले आएंगे और बाकी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, 100 में आ जाएगा, ये आ जाएगा, बना देंगे 50 नंबर तो कैसे भी करके ले आएंगे। तो पहला टेस्ट दिया तो पता चला नंबर आए 28। उस टाइम पर तो बिल्कुल पता नहीं चलता था, मैं कह रहा इतनी जल्दी टाइम निकल गया, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, याद नहीं आ रहा। अरे ये फॉर्मूला तो मुझे आता है, यहीं पे लगा है, पर उसको देख नहीं सकते क्योंकि टेस्ट दे रहा। और है ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती तो हम बिल्कुल भूल जाते। तो उस टाइम पर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। अब लगा था कि अब क्या होगा, 28 नंबर आ रहे हैं, IIT भी नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसे इधर उधर लोगों से बात करी, सबके थोड़े आ रहे थे, पर थोड़े अच्छे ही आ रहे थे, मेरे सबसे खराब आए थे। पर फिर मैंने क्यूरा वगैरह पर देखा तो है ना ऐसे मेरे जैसे लोग मिले, हाँ 28 नंबर आया, फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूव करके अच्छी रैंक आ गई थी। तब मुझे लगा कि हाँ थोड़ा ठीक है, ये बुक सॉल्व करनी चाहिए, ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स। हाँ बुक्स अगर तुम्हें सॉल्व करनी है ना, तो ऐसे तो कोई गेट वाला रिकमेंड नहीं करेगा कि ना बुक सॉल्व करो, टाइम कम रहता है। पर जैसे तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, जब तुम्हारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी तुम्हारे सीनियर सजेस्ट करें वो बुक ले लेनी चाहिए। जैसे हमारे अपने तिवारी सर ने बोला था कि सोम की गेरे एंड गुडनो अच्छी बुक है, और एक टीमो सैंको अच्छी बुक है, सॉइल के लिए या एनवायरनमेंट के लिए SK गर्ग अच्छी है। तो जो सीनियर फैकल्टी हो ना उनसे पूछ लेना जाके क्या ना कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो सीनियर फैकल्टी मतलब सब बता देती कि कैसा क्या? हाँ बिल्कुल, वो है ना अगर तुम्हें बहुत अच्छे से सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो सीनियर फैकल्टी बिल्कुल बता दे। और गेट एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल वो गेट के पे फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट पर। बुक्स बस इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि है ना जैसे कोई कॉन्सेप्ट के पीछे की कहानी ये कोचिंग पर नहीं बताई जाती है, गेट की कोचिंग का भी नहीं। कोई भी सब्जेक्ट के पीछे की क्या कहानी है ये तुम्हें बुक पढ़ के ही पता चलती। बुक्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है अगर तुम्हारे पास टाइम कम बचा, पर अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में तो बुक सजेस्ट कर सकते हो। ओके। और सर आपने जैसे एक स्टोरी सुना है अभी कि आपके 28 मार्क्स आए थे, तो ऐसी कोई कभी मतलब प्रिपरेशन के टाइम और कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ था जब आपको लगा था कि अब तो मुझसे होगा ही नहीं, या डीमोटिवेट हो गए थे, और हुए थे तो उस टाइम क्या किया था आपने? बिल्कुल ऐसा तो कई बार हुआ है कि ना डीमोटिवेट वगैरह। डीमोटिवेट ये नॉर्मल है, बहुत बार ही होता है। डीमोटिवेशन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 वजह से आता है। पहली वजह ये हो सकती है कि है ना तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या तुमसे और बेटर लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना क्या है वो क्या ना खुद लास्ट आओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोस्त टॉप कर दिया तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो है ना 3 इडियट्स वाली स्टोरी। तो है ना ऐसे करके दूसरों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तुम ऐसे ख़राब मार्क्स किए आ रहे हो, भले ही तुम कोचिंग पे अच्छे टॉप अप ला रहे थे पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे तुम्हें लगेगा कि है ना यार क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और एक दूसरी चीज़ आ जाती है कि ना पढ़ते पढ़ते सैचुरेशन आ जाता है, जब अपन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी मतलब बंद कर देते हैं, अब तो हम पे पढ़ नहीं पा रहे, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, या ऐसा हो जाता है कि है ना कि बस हमें ऐसे सा क्वेश्चन चाहिए जो हमसे बन जाए और नहीं बनने वाले क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए, पहली चीज़ से डील करने के लिए तो ये है कि ना ऐसे कंपैरिजन करना वैसे तो बंद होता नहीं है, पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए। बस तुम जहाँ पर कमी कर रहे हो वो देख लेना चाहिए कि तुम कमी कहाँ पर कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट ज़रूर तुम्हें सुधार लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक और है कि ना कई बार ऐसा लगता है कि ना बाहर से डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। तुम्हें कोई बुलाएगा, दोस्त बुलाएगा कि चल भाई चलते हैं, और या फिर कुछ भी हो रहा होगा तुम्हें बाहर जाने का मन करेगा, फ़ोन चलाने का मन करेगा। तो उस टाइम पे एक चीज़ सोच लेनी चाहिए कि ना देखो फर्स्ट सेकंड ईयर में मैंने बहुत चिल मार लिया और ये गेट हो जाएगा उसके बाद भी चिल मार लूँगा, और अभी सिर्फ यही टाइम है मेरे पास जो पढ़ने का है। 2-3 महीने का सेक्रीफाइस कर लूँ तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, उसके बाद हो सकता है कुछ भी हो जाए, भले ही पेपर ख़राब चला जाए, पर अभी मुझे एफर्ट देना है, वो ज़रूरी है। बस गेट निकल जाए उसके बाद
चिल हाँ है। चिल, उससे पहले चिल मार लो, बिल्कुल चिल मारिए, क्योंकि ना उसी टाइम पे सोच लेना जब मैं गेट के लिए पढ़ूंगा तब मैं कुछ हाँ नहीं करूँगा, उसी टाइम पे सोच लेना चाहिए। फिर भी थोड़ा बहुत चला सकते हो, जैसे मैं खाना खा के आता था तो थोड़ा बहुत ऐसे यूट्यूब यूट्यूब देख लेता था, पर अभी बंद कर दी थी। पर यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट जो तुम्हें पुश करे आगे की साइड कुछ भी हाँ। करने के लिए। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेट एग्ज़ाम के बाद जो मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं जो गेट क्लियर कर लेते हैं, और मतलब और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो गेट क्लियर कर लेते हैं उन हाँ, स्टूडेंट्स को? इस चीज़ के बारे में हम बहुत लैक हुए थे, क्योंकि ना लोग हाँ बाग बस ये कह देते हैं कि भाई गेट कर ले पीएसयू मिल जाएगा, गेट कर ले हाँ। एमटेक मिल जाएगा या फॉरेन चले जाओगे आईआईटी मिल जाएगा। पर है ना, कोई हाँ ये नहीं बताता कि वो मिलेगा कैसे और कब। तो हाँ। जब हमने गेट दे दिया था ना, तो उसके बाद हमें पता चला था, तो हमारे कॉलेज वाले सर कह रहे थे यार, कोचिंग वाले भी सर कह रहे थे तुमने किसी पीएसयू का फॉर्म नहीं डाला। हमने कहा नहीं, तो वो कह रहे कि ना वो तो गेट के पहले ही हो जाते हैं, पहले ही फॉर्म डालने पड़ते हैं। हमने बोला ऐसे कैसे? तो है ना, ऐसे कुछ पीएसयू हमसे निकल चुके थे। हमने बोला यार ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे गेट दे दो सब अपने आप कॉल करेंगे, हम हीरो बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें दिसंबर के टाइम पर थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। कुछ पीएसयूज आते हैं, पर है ना अपन को पता नहीं रहता पीएसयू मिलेगा क्यों नहीं, पर फिर भी डाल देना चाहिए। कुछ ऐसे पीएसयू हैं जो दिसंबर और जनवरी के टाइम पे गेट से पहले आते हैं, उनमें फॉर्म डाल देना चाहिए, जैसे बार्क हुआ, बीएआरसी वगैरह। तो इन सब चीज़ों में आप फॉर्म डाल दो। उसके बाद बार का एक सेपरेट एग्ज़ाम भी होता है, तो वो दोनों में से बेस्ट जो होता है गेट का स्कोर या फिर अपने एग्ज़ाम में तुमने स्कोर अच्छे किया उससे ले सकता है। तो ये सारे पीएसयू में पहले फॉर्म डालना पड़ता है, तो तुम जाके उनमें पीएसयू में जा सकते हो। और गेट के बाद भी कई सारे पीएसयू आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गेट के पहले ही आए। और गेट से तुम एमटेक कर सकते हो, मतलब आईआईटी एनआईटी तो मिल ही जाएगा, वो उसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ती है जो कि हमारी अभी चल रही है। और इसके अलावा कुछ फॉरेन की यूनिवर्सिटी के भी कॉलेज मिलते हैं, उसके बारे में इतना पता नहीं मुझे। तो सर मतलब पीएसयू में जाना, ये मेन क्वेश्चन होता है जनरली जो भी गेट क्लियर कर लेते हैं कि पीएसयू में जाएं कि जॉब कर ले, मतलब पीएसयू में जाएं या एमटेक कर लें, तो मतलब कौन सी चीज़ सही रहती है? पीएसयू में जाएं या जॉब कर लें, ये तो कई लोगों का ऐसे इंटरेस्ट के ऊपर होता है। अगर तुम्हें मतलब एमटेक करना नहीं, है या तो मास्टर्स कर लें या पीएसयू में चले जाएं। हाँ, मास्टर कर लें या पीएसयू में चले। मास्टर करने के लिए अगर है ना तुम्हारा रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो अगर आईआईएससी मिले, मस्त टॉप वाली रैंक आ रही है, हम पीएसयू नहीं जाना है और आईआईएससी मिल रहा है तो चले जाएंगे। और अगर तुम्हारा ऐसे कई लोगों का ऐसे मन बढ़ जाता है अब तो हमें पढ़ाई करनी नहीं है, ग्रेजुएशन हो गई, पैसा कमाना है, तो है ना। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, अगर अच्छा पीएसयू मिल रहा है, जैसे है ना महारत्ना, 3 टाइप के पीएसयू होते हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। महारत्ना और नवरत्ना में से तुम्हें कोई अच्छा पीएसयू मिल रहा है, तुम्हारा शौक है कि अब नहीं पढ़ना हम चले जाते हैं, तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि अभी जॉब की वैसे ही कमी है। अगर तुम्हें 17-18 लाख का पैकेज वाला पीएसयू मिल रहा है तो बिल्कुल चले, 12 लाख का ही मिल रहा है तो चले जा, क्योंकि एमटेक करने के बाद भी इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता। पर अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कि हाँ हमें इस फील्ड में रिसर्च करना है और तुम्हारी बहुत टॉप नॉच रैंक आ गई है 100-150 के लगभग, तो तुम आईआईएससी बेंगलोर चले जाओ, मस्त रिसर्च करो और उसके बाद फॉरेन में जाना है। अगर अपना ज्ञान बटोरना, ज्ञान को बांटना है तो जा सकते हैं। हाँ सर, और जो बच्चे अब 2021 में पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए कुछ विशेष टिप्स जो आप देना चाहें, मतलब अभी अगर आप दे रहे हो तो 2021 में, तो उनके लिए क्या? और कोविड भी आ गया है ना अब तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम आ रही, कोविड-19 है तो बच्चे घर पे हैं, सब कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स आप अगर आप देना चाहो तो। कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो ये एक बेनिफिट है लोगों के लिए, क्या है ना, वो उनको घर बैठ के पढ़ने का मौका मिल रहा है। सर आवाज़ चली गई आपकी। हेलो, अगर बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो ये उनके लिए एक बेनिफिट है कि है ना, घर बैठ के उन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये सारी कोचिंग मेडी थी, आईएएस मास्टर जो भी है ना, जो सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाती थी, लोगों को बाहर रहने जाना पड़ता था, ज़्यादा एक्सपेंस होता था, उसको वो घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अभी मान लो कोविड-19 का टाइम ज़रूर आ गया है, पर बहुत सारे लोग ऐसे रिलैक्स हो गए हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो ये टाइम वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा टाइम उन्हें मिलेगा नहीं, कुछ नहीं, इससे अच्छा टाइम सही में नहीं मिल सकता है। वैसे प्रिपरेशन के लिए नेसेसरी जो टाइम रहता है वो सिर्फ 6 महीने रहते हैं। 6 महीने में वैसे भी तुम सीरियस होकर पढ़ाई करोगे सिर्फ 2 महीने, लास्ट के दिसंबर जनवरी में जो हमने की थी, तो उस टाइम पीरियड में तो आपको बिल्कुल, तुम घर पे होगे या रूम पर होगे, कहीं भी होगे, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मतलब कहाँ रह रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, बस तुम्हें पढ़ाई ध्यान देना चाहिए कि ना ये मुझे करना है, इतने टाइम में करना है। और और ये टेस्ट
और कोई उनके लिए टिप्स अगर आप देना चाहो तो 2021 बैच के लिए? जैसे लोगों को, हाँ, अगर है ना कभी भी डिमोटिवेशन आए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ आ रहा है, सबके साथ आएगा। टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो भी सबके आते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जैसे ना जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करूँगा प्रीवियस ईयर 2 या 3 बार सॉल्व कर लेनी चाहिए। 2-3 बार ऐसे कैसे, जैसे एक बार कोचिंग में हो जाएगी, तुम्हारे कोचिंग में कराएंगे तब हो जाएगी। फिर है ना जब तुम जैसे 5th सेम के एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद छुट्टियाँ लगी, तो उसके बाद तुम उस टाइम पर एक बार और सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे तो उस टाइम पे एक लगा लोगे। और जब लास्ट टाइम आएगा ना नवंबर या सितंबर, अक्टूबर नवंबर, उस टाइम पर एक बार तुम पूरा रिवाइज कर रहे होगे सब्जेक्ट के, इतने टाइम तक मुझे ख़त्म करना है, उसके बाद टेस्ट देना शुरू करूँगा। तो उस टाइम पे ना भले ही तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, पर टेस्ट वो तो प्रीवियस ईयर एक बार फिर से लगा लेना। जो भी सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो एक बार प्रीवियस ईयर फिर से लगा लेना, फिर उसके बाद टेस्ट देना। टेस्ट में एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ना कैसे जो भी टेस्ट आ रहा है तो मैं ना जैसे टेस्ट में कुछ भी कई बार ऐसा होता है कि ना हम कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होते हैं पर हम भूल जाते हैं, तो उसको एक अलग से एक डायरी में लिख लेना कि ना ये कॉन्सेप्ट है जो मैं कई बार भूलता हूँ, उसकी भी एक लिस्ट बन जाएगी। और कुछ ऐसा भी कर सकते हो, जैसे जो क्वेश्चन नहीं बनना है ना उसको भी अलग से नोट करो। कुछ नया कॉन्सेप्ट मिला, बहुत नया कॉन्सेप्ट मिलेगा ना टेस्ट सीरीज़ में, उसको भी छोड़ देना, अवॉइड करना। जो जनरल क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही आएंगे, एकदम ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि टैक्सीवे हाईवे से टैक्सीवे का क्वेश्चन डाल दिया, तो उन क्वेश्चन पर बिल्कुल ध्यान मत देना। बाकी जो क्वेश्चन तुमने पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, उसको उस पर अगर क्वेश्चन नहीं बना तो उसको ज़रूर नोट कर लेना एक डायरी में या फिर एक रजिस्टर में, जिससे उसकी भी तुम्हारी एक नोट्स बन जाएगी और उसको भी टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे कई सारे एक मिनट, कई सारे दोस्त सिर्फ इस वजह से फेल हुए थे कि ना वो थोड़ा पैनिक कर गए थे टेस्ट मतलब गेट के एग्ज़ाम में। वो बिल्कुल अवॉइड करना। और हाँ, बस रिवीजन करना बहुत ज़रूरी। जो तुम्हें आता है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना, रेदर देन गैदरिंग मोर न्यू थिंग्स एट द लास्ट टाइम। ओके सर। और सर एक जो भी बच्चे मतलब गेट दे रहे रहते हैं, साथ में ईएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं या मतलब करना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ईएससी के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, जैसे 21 की एज उनकी हो नहीं पा रही होगी 1 जनवरी 2021 को। तो वो लोग एकदम फोकस्ड होंगे कि हमें गेट ही देना, गेट में ही फोड़ना। एकदम बिल्कुल सही चॉइस है तुम्हारी, गेट के लिए बिल्कुल तैयारी करो। पर जो लोगों का टारगेट है ईएससी करने के लिए, वो साथ में ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, पर पहला फोकस उनका सिर्फ गेट होना चाहिए, क्योंकि ना ईएससी थोड़ा टाइम टेकिंग एग्ज़ाम है, वो उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए होती है। तो पहले अगर गेट में अच्छी रैंक ले आओगे और एमटेक करने चले जाओगे तो वहाँ पर तुम ईएससी के लिए आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। और सर ये एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन मतलब मेरे को पूछना था आपसे, सिविल के जो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए उनको आप कुछ कॉलेज लाइफ से मतलब रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहें या अपनी कॉलेज लाइफ बताना चाहें उनको? किससे रिलेटेड टिप्स? मतलब कॉलेज लाइफ जो रहेगी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग में या बाकी फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट में जैसे ही लोग आएंगे ना, तो पहले तो टीचर्स लोग थोड़ा सा दबदबा बनाएंगे, उनको थोड़ा पढ़ाई करने के लिए मजबूर करेंगे। तो कुछ लोग स्टूडियस होंगे तो वो पढ़ने लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऐसा है, फर्स्ट ईयर में तो तुम थोड़ा कॉलेज के बारे में जानते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में जानोगे, आसपास कैसे कैसे लोग हैं वो बनेंगे। फिर सेकंड ईयर में आओगे, तुम्हारी वो एक फ्रेंडशिप हो जाएगी उन लोगों से जो तुम्हारे साथ 4 साल तक रहने वाले हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, मेमोरीज बनाओ। पर ये नहीं कि सिर्फ यही करते रहो, उसके साथ जो पढ़ाई, जो मेन सब्जेक्ट है तुम्हारे सिविल से ही कोर रिलेटेड सब्जेक्ट है, उनको जब पढ़ रहे हो तब अच्छा पढ़ो। भले ही हर टाइम मत पढ़ो, पर जब पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट वाइज एकदम क्लियर करके पढ़ो। हाँ, थर्ड ईयर तक आते हैं तो फिर वो चालू हो जाता है। थर्ड ईयर तक आते हैं तो तुम थोड़ा बहुत चालू करोगे, उसके बाद बीच ऐसे ही चलता रहेगा। बीच में आप डिसीजन लोगे, अब तो मुझे पढ़ना, अब तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सब डिसीजन नाकाम हो जाएंगे फिर आगे जाके। पर है ना, छुट्टियों में तुम्हें टाइम मिले तो सब्जेक्ट का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है जो पढ़ा दिया गया, और कोचिंग पे पढ़ते रहना, उसके बाद घर आके उसको रिवाइज ज़रूर करना। प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है, 3 बार कम से कम लगा देना। और
लास्ट के 6 महीने जब बचें तो अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं कर देना। कोई भी प्रायोरिटी हो, तुम्हारी प्रायोरिटी हाँ। पार्टी करना हो, बाहर जाना हो, दोस्तों के साथ घूमना हो, प्रायोरिटी चेंज करके सिर्फ गेट के ऊपर रख देना। और हाँ। उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसे कभी कभार कर सकते हो, पर लास्ट के 2 महीने में एकदम गेट के ऊपर प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर आपके टाइम के लिए। ठीक है, थैंक यू। और थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। मुझे ये MITS जर्नलिज्म सोसाइटी। जर्नलिज्म सोसाइटी में इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू।